students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name Major Dhyan Chand Hockey Wizard. Okay, so मेजर ध्यानचंद कौन थे? मेजर ध्यानचंद को हमारे देश में, हमारी कंट्री में इसलिए जाना जाता है क्योंकि हॉकी के बहुत ही बढ़िया प्लेयर थे। सबसे पहले ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने हॉकी को इस लेवल तक पहुंचाया था कि लोग समझ सके कि हॉकी एक गेम है जिसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी खेला जा सकता है। ओके, तो चलिए हम इनकी कहानी पढ़ते हैं इस चैप्टर में कि इन्होंने कैसे अपनी जर्नी शुरू की या इन्होंने गेम जो था वो कैसे खेला, किस वजह से ये फेमस हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगी। ओके, नाउ इससे पहले एक वार्म अप एक्सरसाइज है। लेट्स वार्म अप। आइडेंटिफाई अ पर्सन इन द पिक्चर एंड राइट देयर नेम एंड स्पोर्ट्स दे प्ले। ओके, ये कुछ नए चेहरे हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। अगर आप गेम्स देखते हैं या आप स्पोर्ट्स के बहुत अच्छे अगर आपको स्पोर्ट्स बहुत फेवरेट है आपका, तो आपको पता होगा कि ये लोग कौन है। लाइक क्रिकेट, बैडमिंटन, है ना, सबके जो प्लेयर्स हैं, टॉप प्लेयर्स यहाँ पर, उनकी यहाँ पिक्चर दी गई है। आपको इनके नाम जो है यहाँ पर फाइंड आउट करके लिखने हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इट वॉज द ईयर 1925। 1925 का समय था, मतलब बहुत पुरानी बात है, ठीक है, कि 1925 के टाइम पर की ये स्टोरी है। द प्लेस वॉज झेलम एंड द इवेंट फाइनल ऑफ हॉकी टूर्नामेंट। प्लेस क्या थी? झेलम। झेलम हमारे यहाँ कंट्री में एक रिवर का भी नाम है वहाँ, और फाइनल था हॉकी टूर्नामेंट का। ध्यानचंद टीम द पंजाब इंडियन इन्फेंट्री। ओके, सो ध्यानचंद की जो टीम थी पंजाब इंडियन इन्फेंट्री, वो खेलने वाली थी इस मैच में। वॉज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग अ मैच बाय 2 गोल्स। अच्छा, वो एकदम पॉइंट पे थे, मतलब ऐसा था कि अब अगर उन्होंने गोल हिट नहीं किया तो वो हारने वाले थे 2 गोल से। With only 4 minutes to go, his commanding officer called out, आगे बढ़ो जवान, कुछ तो करो ध्यान, go ahead soldier, do something ध्यान। ओके, सो उस टाइम पे उनके जो ऑफिसर थे, कमांडिंग ऑफिसर, उन्होंने 4 मिनट बचे थे उस मैच को ख़त्म होने के लिए, और उसके पहले, उनके 4 मिनट पहले उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उन्हें कहा कि आगे बढ़ो जवान, कुछ तो करो ध्यान। मतलब आगे बढ़ो और कुछ करो, मतलब अब हम हारने की तगार पे खड़े हैं, कुछ करो ताकि हम हारने से बचें। ध्यानचंद ट्रिबल्ड द बॉल थ्रू द एंटायर डिफेंस टू स्कोर अ गोल। तो ध्यानचंद ने बॉल को अपनी हॉकी स्टिक से इधर उधर करके बचाते हुए पूरे ग्राउंड को क्लियर करके और गोल तक पहुंचाने के लिए दौड़े। ही स्कोर्ड द सेकेंड एंड देन द थर्ड गोल विद इन 4 मिनट स्पैन। और उसके बाद उन्होंने लगातार 2-3 गोल मारे उस 4 मिनट के स्पैन में, 4 मिनट के समय में। विद द astonishing 3 goal in 4 minutes leading his team to victory, ध्यानचंद had arrived। ओके, सो ये जो astonishing, मतलब इतने मज़ेदार जो उन्होंने गोल मारे 4 मिनट के अंदर, 3 गोल लगातार, इससे उन लोगों की विक्ट्री कंफर्म हो गई। और इस तरह से ध्यानचंद जो थे वो अराइव हुए, मतलब कि उनके बारे में लोग जानना शुरू हुए कि ये इतने अच्छे प्लेयर हैं। इट वॉज आफ्टर दिस मैच दैट ध्यानचंद वॉज गिवन द नेम हॉकी विजार्ड। और इस गेम के बाद से, इस दिन के गेम के बाद से इन्हें हॉकी विजार्ड के नाम से जाने लगे लोग। दिस बिगेन द लेजेंड ऑफ ध्यानचंद सिंह एंड हिज अनबिलीवेबल फीट्स ऑन द हॉकी फील्ड। और तब से ध्यानचंद की जो अनबिलीवेबल फीस, मतलब ऐसे स्कोर करना, ऐसे गोल करना, या अपनी टीम को इस तरह से चलाना कि हम कभी भी हार का सामना ना करें, इस तरह से उन्होंने फील्ड, जो हॉकी की फील्ड थी, उस पर अपना वर्चस्व जमाना धीरे धीरे शुरू कर दिया था। ध्यानचंद ब्रिलियंसी इन द गेम एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू हॉकी रिमेन अनमैच्ड इवन टुडे। उनकी जो ब्रिलियंसी थी इस गेम में और उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था हॉकी की गेम में, वो आज तक कोई मैच नहीं कर पाया है। दिस ग्रेट मैन हैड risen फ्रॉम हम्बल ओरिजिन। ये जो इंसान है ये बहुत हम्बल ओरिजिन से निकल के आए। ध्यान सिंह वॉज बॉर्न इन राजपूत फैमिली एट इलाहाबाद इन द यूनाइटेड प्रोविंस, द प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, ऑन 29 अगस्त 1905। His father, Sameshwar Dutt Singh, was a Subedar in the British Indian Army and was frequently transferred to different cities. Hence, Dhyan Singh family kept moving to where his father was posted on duty. सो इनकी फैमिली के यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ध्यानचंद जो थे वो एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे जो कि इलाहाबाद में रहती थी। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का एक सिटी है, ठीक है, वहाँ पर ही है ये। और इनका बॉर्न कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 में।
ओके इनके फादर जो थे सोमेश्वर दत्त सिंह, वो एक सूबेदार थे इंडियन ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। तो उनका फ्रिक्वेंटली ट्रांसफ़र होता रहता था, मतलब कभी इस जगह पोस्टिंग, कभी उस जगह पोस्टिंग। तो इनकी फैमिली को भी इनके साथ साथ मूव करना पड़ता था, मतलब ध्यानचंद जो थे वो अपने फादर के साथ इधर से उधर मूव करते रहते थे, कभी किसी सिटी में, कभी किसी सिटी में। His schooling suffered as a result and he left school after the 6th grade. और इस वजह से उनकी जो स्कूलिंग थी वो बहुत सफ़र कर रही थी, कभी इस स्कूल में, कभी उस स्कूल में, कभी इधर जाओ, कभी उधर जाओ, कहीं एडमिशन नहीं मिलता था। तो इस वजह से उन्होंने 6th स्टैंडर्ड के बाद से पढ़ाई करना छोड़ दिया। The family finally settled in Jhansi where his father acquired a small piece of land for a house. Finally बहुत समय के बाद उनकी फैमिली जो थी वो जाके झांसी में सेटल हुई। झांसी में उनके फादर ने एक छोटी सी लैंड खरीदी और वहाँ पर घर बनाया। As a young boy, Dhyanchand showed no special interest in sports other than wrestling, which was a popular sports. अच्छा, ध्यानचंद ने कोई स्पेशल इंटरेस्ट नहीं दिखाया किसी भी स्पोर्ट्स की तरफ सिवाय रेसलिंग के, क्योंकि ये उस टाइम पे बहुत प्रचलित खेल हुआ करता था। लोग सबसे ज़्यादा क्या खेलना पसंद करते थे? रेसलिंग का गेम। ओके, As time passed, Dhyan and his young friend would cut branches of a date palm tree and remove its leaves. With their curved end, these branches become suitable makeshift hockey stick. A ball was created out of old rag. Okay, पुराने कबाड़ से इन लोगों ने एक बॉल बनाई और इन लोगों ने क्या किया, जो पाम ट्री होती थी उनके जो ब्रांचेस होते थे उसको काट के और उसके बाद उनसे इन लोगों ने जो हॉकी की स्टिक्स जैसी जो थी वो बनाई ताकि वो बॉल को इधर उधर शिफ्ट करने में आसानी हो। अ रिमार्केबल इंसिडेंट शेप्ड हिज हॉकी करियर, और एक रिमार्केबल इंसिडेंट था ये उनके हॉकी करियर में, मतलब वो खेलते खेलते इतने अच्छे प्लेयर बन जाएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। व्हेन ही वाज इन हिज अर्ली टीन्स, ध्यानचंद accompanied his father to a hockey match played between two teams comprising British officers. Okay, comprising British officers. तो ये जो टाइम था यहाँ पर इनके जो फादर थे ध्यानचंद के, वो उनको एक हॉकी का मैच दिखाने के लिए लेकर गए, जहाँ पर दो जो टीम्स थी वो आपस में हॉकी के लिए हॉकी विन करने के या हॉकी खेल रही थी। और यहाँ पर उनका जो ये इंसिडेंट था जहाँ पर उन्होंने जाके इस तरह से हॉकी देखी, वह वो इंसिडेंट इनकी लाइफ में ऐसा था कि जहाँ उन्होंने सोचा कि मेरे को भी हॉकी खेलनी है। वन ऑफ द टीम वॉज डाउन बाय द 2 goals. एक टीम जो थी वो 2 गोलों से हार गई थी। ध्यान हैड बीन टेलिंग हिज फादर दैट इफ ही वॉज गिवन अ हॉकी स्टिक ही वुड मेक द लूजिंग टीम विन। तो ध्यान ने अपने फादर को बोला कि अगर मुझे हॉकी स्टिक मिल जाती तो मैं इस हारती हुई टीम को ज़रूर जिता देता। हिज फादर स्कॉल्ड हिम, so did a British army officer who was sitting nearby. He thought Dhyan was boasting, especially as he was still a child and inexperienced as compared to the player. तो उन्होंने क्या उसके फादर ने उन्हें डांटा और एक जो ब्रिटिश आर्मी का ऑफिसर वहाँ बैठा था उन्होंने भी उसे डांटा, क्योंकि उन्हें लगता था कि बच्चा जो है ना ज़्यादा कूद कूद के बोल रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा है कि गेम क्या है, कैसे खेला जाता है। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये बच्चे को कुछ नहीं आता और ये ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। Yet Dhyan Singh insisted on playing. Yet Dhyan Singh insisted on playing, and finally the officer relented. फिर भी ध्यान सिंह ने बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं मुझे खेलना है, मैं जिता दूंगा, तो ऑफिसर ने फाइनली उसे अलाउ किया। ध्यान स्टेप्ड इनटू द फील्ड एंड स्कोर्ड 4 goals. और ध्यान चंद ने जैसे ही फील्ड में पैर रखा और खेलना शुरू किया वैसे ही उन्होंने 4 गोल किए। So impressed was the British officer that he inducted Dhyan into the children platoon. Okay, so वो इतने ज़्यादा ब्रिटिश ऑफिसर जो थे इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे ध्यान के उस काम से कि उन्होंने उसने चिल्ड्रन प्लेटून में ऐड कर दिया था। 1922 ध्यान सिंह ज्वाइन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, और 1922 में ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ली थी ध्यान सिंह ने। दिस इज़ वेयर ही मेट सूबेदार मेजर भोले तिवारी, और यहाँ वो मिले मेजर भोले तिवारी से, सूबेदार थे वो, हु हैड ग्रेट पैशन फॉर हॉकी एंड अ गुड प्लेयर हिमसेल्फ, जिनका बहुत पैशन था, मतलब एक गेम को खेलने के लिए जैसे आप लेते हो ना कि जहाँ आपको फ्री टाइम मिला वहाँ आप सोचते हो कि चलो मैं जाके गेम खेल लूँ, तो वो उनका पैशन था हॉकी खेलना, और वो बहुत अच्छे प्लेयर भी थे। ही रिकग्नाइज द टैलेंट इन ध्यान सिंह, उन्होंने ध्यान सिंह में ये टैलेंट जो था वो रिकग्नाइज कर लिया था। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ ध्यान सिंह गेम,
सो उन्होंने ध्यान सिंह का जो ये गेम था उसकी फाउंडेशन रखी, मतलब उन्हें खेलना सिखाया, उन्हें तरीके बताए, उन्हें ये बताया कि गोल कैसे किए जाते हैं, कहाँ फाउल माना जाता है, कहाँ किस इस गेम को किस तरह से खेलने के लिए, एक हर गेम को खेलने के लिए हमें एक रूल्स और रेगुलेशन की ज़रूरत होती है। वो सारी रूल रेगुलेशन सिखाना, टेक्निक सिखाना, वो सारी चीज़ें जो थी वो सूबेदार मेजर भोला तिवारी ने उन्हें सिखाई। तिवारी taught him the finer details and tactics of the game. उन्होंने गेम्स की जो बारीकियाँ थी, जो टैक्टिक्स थी, वो उनको सिखाई। He emphasized on the fact that as hockey was a team game, he should not hold on to the ball for too long and should pass the ball at the right time. तो उन्होंने उन्हें सिखाया कि हॉकी के गेम में आप होल्ड करके बॉल को ज़्यादा देर नहीं रख सकते, आपको बॉल को किसी और को पास करना ही पड़ेगा, और वो भी बिल्कुल सही समय पर। हिज स्किलफुल ड्रिबलिंग वुड विन हिम अप्लॉज एंड अप्रिसिएशन। और उनकी जो स्किलफुल ड्रिबलिंग थी, मतलब बॉल को इधर से उधर पास करने का जो ये तरीका था उनका, वो उनके लिए उनको बहुत अप्रिसिएशन मिलता था उसका, कि सही टाइम पे किसी को बॉल देना और सही टाइम पे किसी से बॉल लेकर और गोल हिट करना, ये बहुत स्किल होना चाहिए इसके लिए। ऑल्सो ही वॉज टॉट दैट वन कुड स्कोर गोल्स नॉट ओनली बाय हिटिंग पावरफुली बट ऑल्सो बाय प्लेसिंग एंड पुशिंग द बॉल क्लेवरली। उनको ये भी समय के साथ ये भी समझ में आया कि उनको ये भी सिखाया गया था कि बॉल जो है उसको ज़रूरी नहीं कि आप फोर्सफुली मारो तभी वो जाके गोल हिट करेगी। बॉल को बहुत धीरे से आराम से एक जगह से दूसरी जगह तक प्लेस करना है, या गोल की तरफ डालने के लिए एक क्लेवरनेस चाहिए, मतलब चालाकी चाहिए कि आप बॉल में दिखाओ कुछ और हिट कुछ और करो ताकि सामने वाले का ध्यान भटके। तो इस तरह की जो चीज़ें थी वो उन्होंने उस दौरान सीखी। दिस वॉज समथिंग ध्यान सिंह केप्ट इन हिज माइंड थ्रू आउट हिज करियर। और ये चीज़ जो थी ध्यान सिंह ने अपनी सारी ज़िंदगी अपने दिमाग में रखी कि बॉल को किस तरह से ड्रिबल करना है और किस तरह से क्लेवरली उसको उसके गोल तक पहुंचाना है। तिवारी एंड ध्यान सिंह डिड नॉट प्ले एट अ फिक्स्ड टाइम. Dhyan Singh also had to attend his army duties and had to struggle to find enough time for practicing during the day. ओके, ध्यान और तिवारी जो थे वो दोनों एक साथ नहीं खेलते थे, ज़रूरी नहीं था कि फ़िक्स टाइम हो उन लोगों के पास खेलने के लिए। और ध्यान सिंह जो थे वो तो अपनी आर्मी की ड्यूटीज़ भी लो करते थे, उसके अलावा उनके पास इतना टाइम नहीं होता था। वो बहुत स्ट्रगल करते थे कि डे टाइम में उन्हें कभी समय मिले कि वो हॉकी की प्रैक्टिस कर सकें। सो ही प्रैक्टिस्ड अलोन ऑन द फील्ड एट नाइट for hours at a stretch while his army mates rested. और जब उन्हें दिन में समय नहीं मिला तो उन्होंने रात के समय में प्रैक्टिस करना शुरू किया। जब उनके बाकी आर्मी के जो दोस्त थे वो सोते थे, आराम करते थे, तब वो उस टाइम पर घंटों अपने अकेले हॉकी खेलते थे और अपने मूव्स जो थे वो ठीक करते थे। हिज कोच पंकज गुप्ता ऑल्सो हेल्प ध्यान सिंह डेवलप्ड हिज स्किल एंड स्ट्रेटजीज। जो उनके कोच थे पंकज गुप्ता, उन्होंने भी ध्यान सिंह की बहुत मदद की उनकी स्किल और स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करने में। इनफैक्ट पंकज गुप्ता अफेक्शनेटली कॉल्ड हिम चांद। तो पंकज गुप्ता जो थे उनको बहुत प्यार से चांद बुलाते थे। बिकॉज ही थॉट ध्यान वुड ग्लो लाइक द मून। उन्हें ये लगता था, इसलिए बुलाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ध्यान चंद जो हैं वो एक दिन चांद की तरह चमकेंगे। हिज वर्ड्स वर इंडीड ट्रू। और उनके ये जो शब्द थे वो आखिरकार सच्चे हुए। द ब्रिटिश ऑफिसर ऑल्सो एनकरेज ध्यान चंद। ही ऑब्जर्व्ड विद इन हिमसेल्फ हिज डेडिकेशन एंड नेवर से डाई स्पिरिट। ध्यानचंद absorbed the suggestion that he received from other as well and ended to them his own dazzling style. ओके, सो इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश ऑफिसर ने भी ध्यानचंद को बहुत एनकरेज किया। उन्होंने देखा कि वो क्या करते हैं, वो उनके अंदर एक डेडिकेशन थी, वो चाहते थे कि मुझे ये करना है। वो ये स्पिरिट थी उनके अंदर कि मुझे हारना नहीं है या मुझे मरना नहीं है किसी भी तरह से। ध्यानचंद जिससे भी सजेशंस लेते थे, जिससे भी टेक्निक सीखते थे, जिससे भी स्ट्रैटेजी सीखते थे, वो सारी अपने अंदर रखते थे ताकि समय आने पे उसका यूज़ कर सकें। और ये सारी खूबियाँ ही उन्हें एक डेज़लिंग स्टाइल देती थी कि ये इस तरह से अपना गेम खेल सके। नाउ देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर ध्यानचंद फ्रॉम 1922 टू 1926। ध्यानचंद रेगुलरली रिप्रेजेंटेड हिज regiment in the army events and led his team to victory in many tournaments. और उसके बाद ध्यानचंद ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1922 से लेके 1926 तक
ध्यानचंद ने अपनी रेजिमेंट को, अपनी आर्मी टीम में बहुत बार रिप्रेजेंट किया, हमेशा जीत कर वापस आए। ध्यानचंद इंटरनेशनल करियर विच रन 22 ईयर बिगन इन 1926, और उसके बाद 1926 में जब उन्हें उनका गेम देखा गया तब उन्हें इंटरनेशनल करियर बनाने का भी मौका दिया गया। मतलब अब वो गेम जो था वो नेशनल लेवल या आर्मी रेजिमेंट्स के अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी जा रहा था। When he played his first match for India on the tour of New Zealand, this was the first team to represent India abroad in any sports. So उनका पहला टूर जो था वो था न्यूजीलैंड के लिए, जहाँ इंडिया को रिप्रेजेंट करना था उन्हें, और ये उनका पहला मैच था जो आउट ऑफ इंडिया जाके हो रहा था, मतलब इंडिया के अलावा किसी और कंट्री में हो रहा था, और पहली बार था कि इंडिया किसी स्पोर्ट्स को लेकर आउट ऑफ इंडिया गया था। Dhyanchand was immensely successful on this tour. He scored many goals and became a popular player. This tour also marked the beginning of Indian success story in hockey. ये जो टूर था उनका, टूर जो था न्यूजीलैंड का, वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। वो एक भी गेम हारे नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया अपने खेल का, और ये था इंडिया की सक्सेस की स्टोरी हॉकी में, कि अब इंडिया जो था वो अपनी हॉकी की जो टीम लेकर बाकी कंट्रियों में भी जाकर खेलना शुरू हुआ, और वहाँ लोगों को ये समझ में आया कि लोग, इंडिया के लोग भी जो हैं वो अच्छा स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। The Indian team won gold medal at the Olympic Games in Amsterdam 1928, Los Angeles 1932, and the Dhyanchand as captain in Berlin in 1936. Okay, so अब थी बारी ओलंपिक्स की। ओलंपिक्स आप सब जानते हैं, आप लोगों ने अब देखा भी होगा कि अब कई कंट्रीज़ के जो हमारे यहाँ जो ओलंपिक्स हुए, फिर उसके बाद और भी कई कंट्रीज़ में ओलंपिक्स हुए हैं। सो पहले ओलंपिक्स एक ऐसा गेम होता था जहाँ पर बहुत सारे गेम्स एक साथ खेले जाते थे, बहुत सारी कंट्रीज़ एक साथ पार्टिसिपेट करती थी। तो वहाँ पर इंडिया ने अब हॉकी में गोल्ड मेडल जीतना शुरू कर दिया था। पहले एम्स्टरडैम 1928 में, फिर लॉस एंजलिस 1932 में, एंड देन उसमें ध्यानचंद एज अ कैप्टन थे, और फिर बर्लिन में 1936 में। In fact, the gold medals won by the Indian hockey team in 1928 Amsterdam Olympics was unique for another reason. It was also the first Olympic gold medal won by an Asian country in modern Olympics. Okay, so जो पहला गोल्ड मेडल जीता इन लोगों ने एम्स्टरडैम में 1928 में, ये थोड़ा यूनिक था। क्यों यूनिक था? क्योंकि पूरी एशियन में, पूरा एशिया जो था, उस एशियन कंट्रीज में से आज तक कोई भी ऐसी कंट्री नहीं थी जो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ला सकी हो, और ये इस वजह से बहुत यूनिक था। इन वन ऑफ द मैचेस ऑफ द लॉस एंजलिस ओलंपिक्स इन 1932, इंडिया क्रश्ड यूएस बाय द स्कोर ऑफ 24/1। ओके, ये बहुत बड़ा स्कोर होता है कि आपने सामने वाली टीम को सिर्फ एक गोल स्कोर करने दिया, बाकी सारे गोल इंडिया के खाते में आए थे। तो इस तरह से इंडिया ने लॉस एंजलिस में यूएस को धूल चटा दी थी, मतलब कि बहुत बुरी तरह से हराया था। When Dhyanchand played at the Berlin Olympics, a German newspaper carried the banner headline, "The Olympic complex now has a magic show too." As a tribute to his sheer brilliance, on 15th August 1936, a huge crowd, including some Nazi officials and Adolf Hitler, came to watch the Berlin Olympics final. Okay, so एक जर्मन न्यूज़पेपर था, उसने एक हेडलाइन डाली जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई। उस हेडलाइन ने एक क्रांति जैसी ला दी थी, लोग दौड़ पड़े थे ध्यानचंद के मैचेस को देखने के लिए। अब तो उनकी हेडलाइन कहती, द ओलंपिक कॉम्प्लेक्स नाउ हैज़ अ मैजिकल शो टू। सो ओलंपिक कॉम्प्लेक्स में अब मैजिकल शोज़ भी होने लगे हैं। इस तरह का उन्होंने ये ट्रिब्यूट दिया था जो हमारे ध्यानचंद थे उनको। और अब 15 अगस्त 1936 को जो ह्यूज क्राउड, मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो थे, नाजीज ऑफिशियल्स थे, एडोल्फ हिटलर थे, ये सब देखने आए थे ध्यानचंद का गेम ओलंपिक्स में। जो ये सब गेम हुआ, ये बर्लिन का ओलंपिक था जो फाइनल था। इट हैड रेन्ड हैविली एंड प्रीवियस डे एंड द ग्राउंड वॉज येट वेट। बहुत बारिश हुई वहाँ पर, एक दिन पहले भी बारिश हुई, ग्राउंड जो था पूरी तरह से भीगा हुआ था। In the first half, India led 1-0. In the second half, India scored 4 goals in 5 minutes. As the ground was still slippery, Dhyanchand removed his cape shoes and stocking and played without shoes, rubber soles. His incredible stick
work made the spectator hold their breath. So ग्राउंड बहुत स्लिपरी था. पहले हाफ में तो उन्होंने सिर्फ एक ही गोल स्कोर किया. अगला जो हाफ था उसमें उन्होंने 4 से 5 गोल जो थे वो स्कोर किए. 4 गोल्स स्कोर किए 5 मिनट्स के अंदर. और इस दौरान क्या हुआ कि ग्राउंड बहुत स्लिपरी था, बार बार पैर का फिसलना या इस तरह से. तो ध्यानचंद ने क्या किया, अपने जो स्पाइक्स वाले शूज़ होते हैं, शूज़ के नीचे स्पाइक्स होते हैं ताकि वो ग्राउंड को होल्ड कर सके, उन शूज़ों को निकाला, अपनी स्टॉकिंग्स को निकाला, सॉक्सेस जो थे उनके वो निकाला, जो रबर सोल्स थी उनको हटाया ताकि वो आराम से खेल सकें. और उसके बाद उनकी जो स्टिक थी जिसका वर्क देख के लोग आश्चर्यचकित रह गए थे कि इस तरह से भी विदाउट शूज़ भी वेट ग्राउंड पे भी उन लोगों ने स्कोर किया और बर्लिन का जो ओलंपिक था उसको भी जीत के गोल्ड मेडल लेकर आए. Soon Germany succeeded to score a goal. This was the first goal the Indian team had allowed an opponent to make against them in the Berlin Olympics so far. It was to remain that way when the match finally ended with Indian defeating Germany 8-1. Okay, so जर्मनी ने भी एक गोल किया, एक गोल जो था वो स्कोर किया, और ये पहला गोल था जो इंडियन टीम ने उन्हें गोल करने दिया ताकि वो ऐसा ना लगे कि बहुत ही बुरी तरह से हारे, कम से कम एक गोल तो किया. इस तरह से उन लोगों ने अपने ओपोनेंट्स को भी एक मौका दिया कि वो एक गोल हिट कर सकें, और उस गोल को उन्होंने वैसे ही रखा. उसके बाद उन्होंने जर्मनी टीम को गोल नहीं करने दिया. और मैच जब एंड हुआ तो इंडिया ने डिफीट किया था जर्मनी को 8-1 से. वो एक गोल जो जर्मनी को इंडिया ने करने दिया था, सिर्फ वही एक गोल उनके हाथ में आया. बाकी के सारे मैच के दौरान सिर्फ इंडिया ने ही गोल स्कोर किया. एंड अचीविंग अ हैट्रिक देयर वाज कंप्लीट साइलेंस ओवर द वास्ट स्टेडियम. Hitler was going to present the gold medal to the winning team, but it is believed that he had left the stadium in anger and disgust at his own team's poor performance much before the match ended. Okay, so यहाँ पर हैट्रिक अचीव की इन लोगों ने, और पूरे स्टेडियम में एकदम कंप्लीट साइलेंस थी. पूरे के पूरे स्टेडियम में कोई उन्हें शोर मचाने वाला या कोई ऐसा जो उन्हें उनके जीत पर उछले कूदे, ऐसा कोई नहीं था वहाँ पर. क्योंकि हिटलर जो थे, जो गोल्ड मेडल जो जीतने वाली टीम थी उनको देने वाले थे, वो माना जाता है कि वो पहले ही स्टेडियम छोड़ के निकल गए थे, क्योंकि उनकी टीम की इतनी बुरी कंडीशन थी या इतनी बुरी उनकी परफॉर्मेंस थी जिसको वो देखकर वहाँ पर रुक नहीं सके. It is also said that the next day Hitler invited Dhyanchand to meet him and offered him a position in the Nazi army if he stayed back in Germany. So ध्यानचंद ने नेक्स्ट डे जो हिटलर थे उन्होंने ध्यानचंद को नेक्स्ट डे अपने घर पे बुलाया और उनको मिलकर कहा कि आप नाजी आर्मी में जो है वो आप यहीं रह जाओ और यहाँ पर अच्छी पोजीशन आपको दी जाएगी. ध्यानचंद पोलाइटली रिफ्यूज, और ध्यानचंद ने वो नकार दिया कि मुझे नाजी आर्मी में कोई पोजीशन नहीं चाहिए. ध्यानचंद scored 36 goals in the Olympic matches with an average of 3 goals a match. So जो ध्यानचंद ने उन्होंने 36 गोल हिट किए थे पूरे ओलंपिक मैच में, मतलब अगर एक एक मैच को भी देखा जाए तो 3 गोल हर मैच में उन्होंने स्कोर किए थे. ध्यानचंद could control the ball so well with his hockey stick that his opponent had earlier suspected foul play. The Dutch broke his stick to check if there was a magnet inside. The Japanese thought it was a glue. Dhyanchand's magical stick work and marvelous control of the ball drew crowd to the hockey field and left teammates and opponent muddled and spectator enchanted. He truly deserved the nickname Hockey Wizard. So जो ध्यानचंद थे वो उनको बॉल को इतना अच्छे से कंट्रोल करना आता था अपने हॉकी स्टिक की वजह से कि उनके जो ओपोनेंट थे या उनको सस्पेक्ट होता था कि ये जो इनकी जो स्टिक है इसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ है कि आखिर बॉल को इस तरह से कैसे चिपका के रख सकते हैं. तो डचेस ने तो उनकी हॉकी स्टिक को तोड़ के भी देखा था कि आखिर इसके अंदर है क्या, कहीं मैग्नेट तो नहीं कोई चिपका के रखा हुआ है इसके अंदर. और जापानीज़ को लगता था कि इन्होंने अपनी हॉकी स्टिक के साथ कोई ग्लू चिपका रखा है. मगर जो ये मैजिकल स्टिक थी वो वैसे ही वर्क करती थी क्योंकि कंट्रोल मैजिक स्टिक के अंदर नहीं था, कंट्रोल ध्यानचंद के खुद के अंदर था. और वो मार्वलस कंट्रोल उनका जो ये मार्वलस कंट्रोल था उस हॉकी स्टिक के ऊपर, इसकी वजह इसको देखने के लिए क्राउड जो थी वो स्टेडियम्स में आती थी, फील्ड में आती थी उनको देखने के लिए. और ये सब चीज़ें देखकर उनको हॉकी विज़ार्ड का
नाम दिया गया था जो वो वाकई डिजर्व करते थे। द प्रेसिडेंट ऑफ वियना बिल्ट अ स्टेच्यू ऑफ ध्यानचंद with 4 hands and 4 sticks, showing that no ordinary man with 2 hands and a single stick could play as well as he did. So रेसिडेंट जो थे वियना के, उन्होंने बिल्ड किया ध्यानचंद का एक स्टैचू विथ 4 हैंड एंड 4 स्टिक्स, क्योंकि उनका कहना था कि ये ऑर्डिनरी मैन नहीं है, कोई भी ऑर्डिनरी मैन 2 हाथों से और 1 स्टिक से इतना अच्छी तरीके से खेल नहीं सकता। Despite the achievement and the applause he won, ध्यानचंद remained humble as ever. और इतनी तालियों और इतनी अचीवमेंट के बाद भी, इतने प्रशंसा के बाद भी ध्यानचंद जो थे वो हमेशा हम्बल रहे, हमेशा एकदम नरम स्वभाव के रहे। इवन दो ही वॉज टैलेंटेड ही नेवर ट्राई टू शो ऑफ, जबकि वो टैलेंटेड थे तब भी उन्होंने शो ऑफ करने की कभी कोशिश नहीं की। ही प्लेड सेल्फलेसली एंड इफ ही फाउंड दैट one of his teammates was in a better position to score, he never hesitate flick the ball to him. और वो कभी भी ये नहीं सोच के खेलते थे कि मुझे ही सिर्फ स्कोर करना है। अगर उन्हें लगता था कि उनके टीम के किसी कैंडिडेट में इतने पावर, इतनी क्षमता है कि वो उनको बॉल देंगे और वो हिट कर सकेंगे गोल, तो वो उन्हें बॉल ज़रूर देते थे। हॉकी इज़ अ गेम ऑफ 11 प्लेयर्स, नॉट ऑफ एन वन इंडिविजुअल, ही ऑलवेज सेड। सो ध्यानचंद हमेशा कहते थे कि हॉकी जो है वो सिर्फ एक आदमी का गेम नहीं है, वो 11 प्लेयर्स जो उसके अंदर खेलते हैं वो उन सब का गेम है। ध्यानचंद बिलीव्ड इन डूइंग हिज बेस्ट, ही सर्टेनली हैड द विल, बट इफ थिंग्स डिड नॉट गो हिज वे ही नेवर लॉस्ट हिज टेम्पर ऑन द फील्ड। तो ध्यानचंद बिलीव करते थे अपना काम करने में, बट ऐसा होता था कि कई बार उनके अकॉर्डिंग अगर चीज़ें नहीं जा रही हैं तो भी वो अपना टेम्पर नहीं खोते थे फील्ड में। He always played with excellent team spirit. वो हमेशा एक excellent team spirit के साथ खेलते थे कि उन्हें सबको साथ लेके चलना है। अगर कोई नहीं भी मान रहा है, नहीं अब उनके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो भी वो कोशिश करते थे कि उसके साथ एडजस्ट करें। In 1956, at the age of 51, ध्यानचंद retired from the army as a major. और 51 की एज में ध्यानचंद जो थे वो रिटायर हुए एज अ मेजर, आर्मी में मेजर पोस्ट से वो रिटायर हुए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम बाय अवार्डिंग हिम द पद्म भूषण, इंडियाज 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। सो जब वो रिटायर हुए उसके बाद गवर्नमेंट ने उन्हें अवार्ड दिया पद्म भूषण, जो इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है। ओके, ध्यानचंद डाइड ऑन 3rd December 1979 इन दिल्ली। इनका देहांत 3 दिसंबर 1979 में हुआ था दिल्ली में। ठीक है, A year after his death, उनके डेथ के 1 साल बाद, the Indian Postal Service issued a commemorative stamp in his honor. Okay, so ये जो स्टैम्प होता है बेसिकली क्या होता है, उस प्लेयर की फ़ोटो लगा के एक स्टैम्प तैयार किया जाता है। तो इंडियन पोस्टल सर्विस ने एक उनके ऑनर में उनको श्रद्धांजलि देने के उसमें, या आप जो समझ सके उसमें, उनको एक स्टैम्प उनके नाम का या उनकी पिक्चर के साथ इशू किया था। द ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इन न्यू दिल्ली हैज़ बीन नेम्ड इन हिज ऑनर, और उन्हीं के नाम पर दिल्ली का ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो है वो भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। अगस्त 29 ध्यानचंद बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज अ नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया। 29 अगस्त भारत में ध्यानचंद का बर्थ हुआ था, तो इनकी एनिवर्सरी को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के नाम पे सेलिब्रेट करते हैं अपने भारत में। ऑन दिस डे द प्रेसिडेंट गिव्स अवे स्पोर्ट्स अवार्ड सच एज द राजीव गांधी खेल रत्न, द अर्जुना अवार्ड एंड द द्रोणाचार्य अवार्ड एट द राष्ट्रपति भवन। सो इस दिन प्रेसिडेंट जो हैं वो जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग होते हैं उनको राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुना अवार्ड या द्रोणाचार्य अवार्ड या फिर ये इस तरह के अवार्ड जो हैं वो उनको दिए जाते हैं राष्ट्रपति भवन में। In 2002, a Dhyanchand Award for Lifetime Achievement in Sports and Games was introduced by the government. 2002 में ध्यानचंद अवार्ड के नाम से भी एक अवार्ड शुरू किया गया जिसे लाइफ टाइम अचीवमेंट माना गया। मतलब जो ज़िंदगी भर की अचीवमेंट होती है उसके बाद वो लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्ट्स या गेम्स में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, और गवर्नमेंट द्वारा ये अवार्ड्स भी लोगों को देना शुरू किया है। इट honors sport person who have contributed to promote sports even after their retirement. ये उनके लिए था जो स्पोर्ट्स पर्सन, वो स्पोर्ट्स पर्सन जो अपनी रिटायरमेंट के बाद भी गेम्स में अपना समय देते थे या खेलते थे या लोगों को सिखाते थे, कंट्रीब्यूशन जिस तरह से भी करें। ध्यानचंद ऑटोबायोग्राफी बिगिंस विद द वर्ड
I am a common man and then a soldier. So जो ध्यानचंद की जो ऑटोबायोग्राफी है ये शुरू होती है I am a common man and then I am a soldier, मतलब कि पहले मैं एक आम आदमी हूँ उसके बाद एक सोल्जर हूँ. It has been my training from my very childhood to avoid the limelight. और ये मेरी बचपन से ट्रेनिंग रही है कि मैं लाइमलाइट से दूर रहूँ. I have chosen a profession where I have been taught to be a soldier and nothing beyond that. और मैंने एक ऐसा प्रोफेशन चूज़ किया जहाँ मुझे ये सिखाया गया कि मेरे को सिर्फ एक सोल्जर बन के रहना है, इसके अलावा आगे कुछ नहीं. बट ध्यानचंद वॉज फार अबव एनी वन कॉमन. सो ध्यानचंद इन सबसे दूर थे. ही वॉज द स्टफ ऑफ मिथ्स एंड लेजेंड. देयर विल बी नो वन एल्स लाइक हिम एवर. और चाहे इस स्टफ को आप सच समझो या झूठ, मगर उनके जैसा कुछ कोई भी नहीं था. ध्यानचंद सिंह has won 3 Olympic gold medal on Olympic bronze as well as gold and silver and bronze medal each in the World Cup. वर्ल्ड कप में उन्हें ओलंपिक में ब्रॉन्ज मिले, उसके बाद उन्हें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स भी मिले वर्ल्ड कप में. ध्यानचंद ब्रदर्स रूप सिंह, ध्यानचंद सन अशोक कुमार, nephew Chandrasekhar and the granddaughter Neha Singh too had the privilege to representing the national hockey team at the Olympics and various World Cup games. So जो ध्यानचंद हैं उनके भाई रूप सिंह, उनके बेटे अशोक कुमार और उनके जो नेफ्यू हैं, भतीजे जिन्हें कहा जाता है, चंद्रशेखर, और उनकी जो ग्रैंड डॉटर है, मतलब उनकी जो पोती हैं नेहा सिंह, इनको भी ये प्रिविलेज मिला कि वो भी नेशनल हॉकी टीम में एज अ प्लेयर खेल सकें. और बहुत सारे वर्ल्ड कप्स के गेम्स और ओलंपिक्स में उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है. सो ये थी ध्यानचंद की स्टोरी, जिससे आपको मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा कि कैसे एक बच्चा जिसने 6th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ाई की, उसके बाद उनके एजुकेशन ड्रॉप आउट हो गए क्योंकि वो इधर से उधर ट्रैवल कर रहे थे, उन्हें खेलने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा था, उन्हें पढ़ने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा था, फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया. उन्होंने जो चीज़ें भी जहाँ से भी सीखी उनको हमेशा मेमोराइज़ करके रखा और उन्हें अपने काम में लेते आए. तो आपको भी जहाँ से जो भी सीखने को मिले उसे ज़रूर सीखिए, याद रखिए. यही इस पूरे चैप्टर का मोटिव है कि आपको भी अगर ध्यानचंद जैसा बनना है तो उनकी तरह सोच रखनी पड़ेगी, है ना. चलिए आगे देखते हैं इसके वर्ड मीनिंग. ओके, नाउ यहाँ पर बहुत सारे वर्ड मीनिंग है, तो लिसन केयरफुली. टूर्नामेंट, ऑल मैचेस ऑफ कॉम्पिटिशन कलेक्टिवली कॉल्ड. जब बहुत सारे कंपटीशन या बहुत सारे मैचेस एक साथ होते हैं तो उसको हम कहते हैं टूर्नामेंट. ओके. इन्फेंट्री, आर्मी ऑफ फुट सोल्जर. इन्फेंट्री का मतलब होता है जो पैदल चलने वाले सोल्जर्स होते हैं, मतलब जो पैरों पे चल के काम कर रहे हैं, ये नहीं कि गाड़ी वगैरह से मूव कर रहे हैं, फुट पे जो काम करते हैं उन लोगों को हम इन्फेंट्री कहते हैं. आर्मी ऑफ फुट सोल्जर्स. ड्रिबल्ड, कैरिंग बॉल फॉरवर्ड स्टिकिंग टू वन सेल्फ. बॉल को अपनी स्टिक से चिपकाकर और आगे की तरफ बढ़ाते रहना, इसको कहते हैं ड्रिबल्ड. ओके. astonishing, surprising. Feast, achievement. Suffered, face loss. Wrestling, fight in hand to hand. Remarkable, worth remembering. Relented, took pity. Inducted, included. Foundation, base. Tactics, technical manners. Applause, word of praise. Appreciation, encouragement. Emphasized, forced. Strategy, planning to do things affectionately, with affection or love. Immensely, very much. Tribute, respect. Incredible, excellent. Hesitate, find it difficult to. And the last one is commemorative, which reminds. Okay, चलिए आगे ब्रेन टेस्टर शुरू करते हैं. इसका आंसर जोन A, tick the correct option. Number 1, ध्यानचंद scored the dash and then the third goal in 4-minute span. So थर्ड से पहले सेकंड आता है, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है. तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है A सेकंड, नंबर B है फोर्थ एंड नंबर C है फर्स्ट. सो सेकंड, ठीक है, आप सेकंड पे टिक करेंगे और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को आपको खुद रीड करना है और इसके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो. सेलिब्रेट, ट्रिब्यूट, ट्रू एंड डिफेंस. ओके, 4 हैं. ध्यानचंद ड्रिबल द बॉल थ्रू द एंटायर डिफेंस टू स्कोर द गोल. डिफेंस से बचा के उन्होंने अपनी बॉल को आगे की तरफ लेते गए, है ना. तो यहाँ पर डिफेंस आएगा नंबर 1 पे. रेस्ट ऑफ द पार्ट आप खुद पढ़िए और फिल कीजिए. राइट, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स. ध्यान फादर समेश्वर दत्त सिंह वॉज अ सूबेदार इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी. सो ध्यान के जो फादर थे
समेश्वर दत्त सिंह, वो एक सूबेदार थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। दैट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, ये हमने पढ़ा था उनके फादर के बारे में ना। सो यहाँ पर आप टी लिखेंगे। ओके, रेस्ट ऑफ द पार्ट आप रीड आउट कीजिए और इसके आंसर फाइंड आउट कीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु वॉज ध्यानचंद एंड व्हेन वॉज ही बॉर्न। तो अब वो बॉर्न कब हुए थे, ये आपको मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि 29 अगस्त 1905 में, है ना, वो बॉर्न हुए थे। और कौन थे ध्यानचंद? ध्यानचंद एक बहुत अच्छे हॉकी प्लेयर थे, है ना, इज़ अ गुड हॉकी प्लेयर एंड अ सोल्जर ऑल्सो। तो आप यहाँ पर इस तरह से आंसर्स को फाइंड आउट लिख सकते हैं। आपको चैप्टर में बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी इसी तरह से मिल जाएंगे। नाउ लेट्स सी द ग्रामर जोन। यूज़ ऑफ इज़, एम, आर, ये आपने बहुत बेसिक सी चीज़ है जो आपने बहुत बचपन में पढ़ी होंगी। क्लास फर्स्ट से ही शुरू हो जाती हैं ये सब चीज़ें कि इज़ कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है और एम का कहाँ यूज़ किया जाता है। ओके, तो लिसन केयरफुली। यूज़ एम व्हेन द सब्जेक्ट इज़ द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा, जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो हम एम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है। आई एम वर्किंग ऑन माई कंप्यूटर। Okay, now next is use. Next is is. Use is when the subject is a singular noun or a third personal singular pronoun. Okay, so या तो singular noun हो, अगर आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक रीता, मीता, नेहा, रामा, किसी के बारे में बात करें इस तरह से, किसी singular noun के बारे में, या थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन हो, ही, शी, इट। ओके, ही, शी, इट, तब हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड इट इज़ अ डॉग। और ही की जगह आप लगा सकते थे कि जतिन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, है ना, तो जतिन के साथ भी हमने इसका इस्तेमाल किया क्योंकि वो भी एक सिंगुलर नाउन है। ओके, नाउ यूज़ आर व्हेन द सब्जेक्ट इज़ अ प्लूरल नाउन और अ प्लूरल प्रोनाउन। एग्जाम्पल, यू, वी एंड दे, वी, यू एंड दे। ओके, सो जब वी, यू और दे लिखा हो, ठीक है, या प्लूरल, वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रंस, ओके, प्लेयर्स, तो हम वहाँ पर जहाँ पर भी हमारा नाउन जो है वो प्लूरल हो रहा है, वहाँ पर हम सब जगह आर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट। बॉयज़ आर प्लेइंग इन द फील्ड, बॉयज़ आर प्लेइंग इन द फील्ड। ओके, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें एक्सरसाइज। Fill in the blanks with am, is or are to complete the passage, but be sure the verb agrees with the subject. Okay, hello, my name is, the name is Jack and I am 10-year-old. Okay, rest of the part आप read करेंगे और fill करेंगे क्योंकि ये बहुत easy है। Conversation zone. Okay, यहाँ पर एक poem है जिसे मैं read करूँगी और आप ध्यान से सुनिए। Listen the following poem recited by your teacher. They wrapped the ship in splendid wild. They caught the flag on high and streamed above the gallant child like banner in the sky. Then came a burst of thunder sound. The boy, oh, where was he? Asked for of the wind that far around. With fragment strewed the sea, with mast and helm and pennon fair, that well had borne their part. But the noblest thing that perished there was the young faithful heart. Okay? Now speaking. Read aloud the new words. यहाँ कुछ new words दिए गए थे इस पोम में, वो आप सुनिए। Wrapped, ठीक है, ये W से शुरू होता है बट इसे हम पढ़ते हैं wrapped. ओके, W इसमें साइलेंट है। Splendor, caught, streamed, gallant, burst, thunder, fragments, strewed, perished, born, helm, faithful, pennon. Okay, now the activity zone. Write down about your favorite game in 60 to 70 words. Okay, 60 to 70 वर्ड में आपको यहाँ पर अपने फेवरेट गेम के बारे में लिखना है। प्ले जोन, ड्रॉ द स्केच ऑफ हॉकी प्ले ग्राउंड इन योर स्क्रैप बुक। एक स्क्रैप बुक लेनी है और उसमें एक ड्रॉ करना है आपको अपना हॉकी का प्ले ग्राउंड। सो होपफुली स्टूडेंट, चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने इस चैप्टर से मोटिवेशन लिया होगा कि आपको भी अगर आपको लक्ष्य पाना है तो उसके लिए मेहनत करनी होगी, लोगों से सीखना होगा, चाहे कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आए।
और इसके अलावा आपको जो एक्सरसाइज कराई गई हैं वो आपने फिल करनी होंगी। रेस्ट ऑफ द पार्ट जो बचा हुआ है ये आप चैप्टर को रीड आउट करेंगे और खुद से फाइंड आउट करेंगे।